ये पंचाने नदी कैसे पुनर्जीवित हो, इसके बारे में इस इलाके के लोगों के साथ संवाद है और संवाद के बाद जो विमर्श होगा उस विमर्श के निष्कर्ष को बिहार सरकार के साथ साझा किया है। बेसिकली इस क्षेत्र के लोग पंचाने नदी के सूखने का कारण और उसको पुनर्जीवित करने का रास्ता खोजने के लिए ये पंचायत हुई है। पंचायत हमेशा निष्कर्ष निकालने के लिए होती है, फैसला करने के लिए होती है। तो ये जो पंचायत है इसमें ये फैसला करना है कि पंचाने नदी को सरकार और समाज दोनों मिलकर कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। हमने जो पंचाने नदी की यात्रा, इनकी जो 5 नदियां हैं उनका उद्गम से लेके संगम तक कल परसों में 2 दिन में यात्रा की थी। उस यात्रा के बाद ये बात समझ में आई कि इस नदी को मारने का काम कुछ बड़े बांधों ने किया है। सबसे पहले तो जो दक्षिण बिहार की गंगा मानी जाती है तलैया, जो सदैव बहने वाली एकमात्र नदी थी दक्षिण बिहार में, वो झारखंड में तलैया बांध बनने के बाद उसका प्रवाह रुक गया, वो नदी मर गई। वो नदी जब तक बहती थी तो उसकी जो सहायक नदियां थी, मोरवा और जो उसकी सहायक 5 नदियां थी, वो 5 नदियां धनारेज, खुरी, ढाडर, ये भी सब सूख गई। क्योंकि पहले जब ये 5 नदी मिलती थी तो इनकी जो मूल नदी थी वो थी तलैया, जो झारखंड से आती थी। उसमें सदैव पानी रहता था। तो यहाँ तक जहाँ आज हम बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ तक ये नदी शुद्ध सदा नीरा होकर पूरे साल बहती थी। जब इस पर बांध बन गए और ये पानी ऊपर रुक गया तो पहले तो ये नदी सीजनल हो गई और अभी तो बिल्कुल मर गई है। तो लोग चाहते हैं कि जब नदी मरती है तो उस इलाके की सभ्यता मर जाती है। नदी मरने के साथ साथ धीरे धीरे सभ्यताएं भी मरने लगती हैं, सूखने लगती हैं। ये अच्छी बात है कि बिहार के लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए इन्होंने ये चिंता प्रकट की कि हम इस नदी को दोबारा पुनर्जीवित करने का सोचें। इस नदी को पुनर्जीवित मंत्रों से नहीं किया जा सकता और आरती और उत्सव से नहीं किया जा सकता। इसको जीवित करने के लिए एक तंत्र की ज़रूरत है और वो तंत्र है कि सबसे पहले जो तलैया बांध में पानी रुका है, उस पानी में जो बिहार का हिस्सा है वो पानी बिहार को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो यहाँ से बिल्कुल पास में एक फुलवरिया बांध है, उस बांध में अभी भी पानी है। कल जब हम गए तो वहाँ हमने पानी देखा। तो उस बांध से इस नदी का जो अधिकार है वो अधिकार नदी को मिलना चाहिए। भारत के लोग वैसे तो नदियों को माँ कहते हैं, बिहार के लोग भी नदी को माँ कहते हैं, लेकिन माँ जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं नदी के साथ। जहाँ मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, वैसे नदी को रोक के बांध देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। तो फिर नदी कैसे बहेगी? नदी का मतलब होता है कि नदी में भूजल से निकलने वाली जलधारा या हिम से निकलने वाली जलधारा अपनी अविरलता और निर्मलता और आज़ादी के साथ बहती हो। जो नदी सूरज की किरणें, हवा का स्पर्श और मिट्टी के स्पर्श में आज़ादी से जो धारा बहती है, उसी को नदी कहते हैं। नहीं तो नहरें होती हैं जो आदमी के कंट्रोल में होती है। तो नहर और नदी का मूलतः फ़र्क ये है, नहर में भी पानी होता है पर नहर का पानी नियंत्रित होता है, नदी का पानी आज़ादी का पानी होता है। तो हमने नदियों के अधिकार की अवहेलना की। नदी का अधिकार, 3 तरह के अधिकार होते हैं नदी के। नदी की ज़मीन केवल नदी के लिए होती है,
नदियों पर अब अतिक्रमण हो रहा है। नदियों की ज़मीन पर मैंने कल देखा, कौन सा गांव था, नारदीगंज में नदी के बीचों बीच सीढ़ियाँ बना रहे हैं। अब जहाँ तक वो सीढ़ी उन्होंने बीच में बना दी है, अब उसके दोनों तरफ मकान बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कब्जे करवाने का काम है, वो ये जो हमारे पंचायती विभाग के लोग होते हैं, वो सबसे पहले नदियों पर अतिक्रमण के बीज बोते हैं और फिर सरकारें भी और समाज भी दोनों नदियों पर कब्जा करने लगते हैं। नदी की ज़मीन 3 तरह की होती है। पहली वो ज़मीन होती है जहाँ नदी बहती है, उसको हम ब्लू जोन कहते हैं। दूसरी वो ज़मीन होती है जो बाढ़ के दिनों में जहाँ पानी आता है, उसको हम ग्रीन जोन कहते हैं। और तीसरी वो ज़मीन होती है जहाँ 100 साल में एक बार भी पानी आया, वो उसका HFL होता है, हाई फ्लड प्लेन। तो ये तीनों तरह की ज़मीन का अधिकार नदी को है, लेकिन आजकल हमारी सरकारें नदियों की ज़मीन को नदी को देने के बजाय उस पर कब्जा करने का दौर शुरू हो गया। दूसरा जो बड़ा खतरा है वो है कि जो बड़े लोग हैं वो तो नदी में बोर करके पानी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ रक्षा विभाग ने, डिफेंस ने 8 बोरवेल लगा के पानी निकाल लिया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, क्योंकि वो सरकार है। और हम जानते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारी सुरक्षा का विभाग है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं। लेकिन ये मतलब ये है कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो नदी के अंदर जो भी कुछ है उसको खींच लेती है, निकाल लेती है। तीसरा, नदी में खनन हो रहा है। जब से ये खनन हुआ, जब से उसके गहरे खड्डे खुदे, तब से नदियाँ सूखी हैं। तो नदियों की हत्या करने का काम समाज ने भी किया है और राज ने भी किया है। पुराने ज़माने में नदियों के रक्षण संरक्षण का काम राज, समाज, संत और महाजन मिलके करते थे। संत जो है राजा को भी और प्रजा को भी नदी के साथ गलत व्यवहार करने से रोकता था। महाजन नदी की रक्षा सुरक्षा के लिए वहाँ नदी के किनारे जो नदी की रक्षा करने वाले लोग रहते थे, उनको मदद करता था। और राज और समाज भी अनुशासित रहकर नदी को जिंदा रखता था। अभी ये चारों नदी के बारे में सोचते नहीं हैं, इसीलिए नदियाँ मरी हैं। अरे हम भारत के लोग जो दुनिया में सबसे पहले नदियों को माँ कहते थे, आज हम उसके साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। अब हम उससे भी, माँ से भी हमेशा माई से कमाई करने की सोचते रहते हैं। नदियाँ हमारी माई है, लेकिन उससे हम कैसे कमाई कर सकते हैं, और वो सरकार सबसे ज़्यादा सोचती है। इसीलिए तो नदी का नीचे का सब पानी निकाल के नदी सुखा दी। अब हम पावाडही गांव में बैठे हैं। ये जो पावाडही गांव है, उसके सामने बिल्कुल नदी में मैंने खुद अभी जाके देखे, चंडी गांव तक 15 ये जो भारत सरकार का जल जीवन योजना आई है, उन्होंने 15 बोरवेल लगा दिए हैं और 8 हमारी ये लगा दिया है इसने रक्षा विभाग। तो भाई यदि आप नदी का नीचे से डिस्चार्ज करते जाओगे और रिचार्ज नहीं करोगे तो नदी मर जाएगी, सूख जाएगी। नदी मर गई है इस वक्त। कुछ नदियाँ आईसीयू में भर्ती होती थी तो उनको दोबारा जल्दी ठीक किया जा सकता था, लेकिन ये जो नदी है ये मर गई है। इस नदी को ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए यदि ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं और सब लोगों में एक आवाज़ बने कि हाँ हमें अपनी नदी जिंदा करना है, तो बहुत आसान काम है। भाई मेरे जैसा आदमी यदि राजस्थान में जहाँ सबसे कम पानी बरसता है वहाँ नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना देता है, तो ये जो पंचाने नदी है इसको पुनर्जीवित करना आसान है। लेकिन ये राज और समाज दोनों की कमिटमेंट चाहिए। इसमें सरकार दोषी है कि समाज दोषी है, ऐसे नहीं चलता। ये दोनों दोषी हैं, समाज भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, दोनों बराबर दोषी हैं।